सो स्कोर गुड मार्क्स, नो सप्ली इसलिए आए हो इस वीडियो पे, तो पहले तो समझ लेना है कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपको टैक्सेशन पेपर्स के प्रिपरेशन में। सेम 4 के लिए है, एप्लीकेबिलिटी है, और ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, जैसे आप देख सकते हो मैंने पीछे पहले से लिख लिया है ताकि आपको ज्यादा हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ये इस पैटर्न में अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपका सप्ली नहीं आएगा और आपको अच्छा नंबर भी आ जाएगा। ठीक है, देखो जो चैप्टर्स हमारे टैक्सेशन सेम 4 में है, टैक्स 2, डायरेक्ट टैक्स 2 जो हमारा है, उसमें बेसिकली यही चैप्टर्स है। न्यूमेरिकल्स और ये लास्ट वाले पॉइंट्स में तो थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल्स सारे यहां से आने वाले हैं आपको। न्यूमेरिकल्स 95% का 100% बोलोगा मैं, यहां तक कवर हो चुका है ना। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, डिडक्शन, टैक्स लाइबिलिटी, रिबेट, प्रोविजंस ऑफ एडवांस टैक्स, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ए बी सी एफ, वो सारा अपने जो सिलेबस में है, ये सारा इसी पैटर्न में आप अगर पढ़ाई करोगे तो आपको एग्जाम में बिल्कुल भी सप्ली नहीं आएगा और आपको अच्छा नंबर भी आ जाएगा। कंडीशन क्या है, आपको इस पैटर्न में पढ़ाई करनी है। बुक में सिलेबस जो भी हो आपका, पहले ये चैप्टर दे दे या पहले ये चैप्टर दे दे या पहले ये चैप्टर दे दे, कोई अपने को लेना देना नहीं है, अपने को इस पैटर्न में पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इस पैटर्न में पढ़ने से ना आप एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से इंटरलिंक्ड कर पाओगे, और इस वजह से, इस कारण आपका क्या होगा, ये चैप्टर्स जो है पिछले वाला भूलोगे भी नहीं और नया चैप्टर सीख भी लोगे। अगर आप पहले मान लो फॉर एग्जांपल आपके मॉड्यूल में पहले ये वाला चैप्टर दिया हुआ है क्लबिंग, आपके सिलेबस में पहले क्लबिंग है, देन सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड है, देन आपका है डिडक्शंस है, देन आपका कंप्यूटेशन है, तो इस पैटर्न में पढ़ोगे तो थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड मैनर होगा। आप पहले सीखो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम होती कैसे है, उसी में आता है, उसी के दौरान आता है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, और उसी के दौरान आता है क्लबिंग, और उसी के बाद आता है डिडक्शंस, उसके बाद फिर हम लोग टैक्स लाइबिलिटी निकालते हैं, उसके बाद अगर वो एप्लीकेबल होता है तो उसको रिबेट मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। उसके बाद उसको क्या करना पड़ता है, टैक्स लाइबिलिटी निकल गई, उसके बाद उनको अगर टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ऊपर होती है तो एडवांस टैक्स भरना पड़ता है। तो इसके बाद ये चैप्टर करेंगे, तो ये चैप्टर अगर आपका किया होगा तो इसी को रेफरेंस लेकर के एडवांस टैक्स भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपको अगर लेट फाइल करते हो तो आपको इंटरेस्ट की पेनल्टी के रूप में पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट, उसका हम लोग सीखेंगे कैसा प्रोसीजर होता है। और उसके बाद प्रोविजंस ऑफ फाइलिंग रिटर्न जो है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नीडेड है, ड्यू डेट्स ऑफ फाइलिंग रिटर्न क्या है, वो थ्योरेटिकल कंटेंट है पूरा। अच्छा, तो आपने देखा कैसे इंटरलिंक्ड है ये चैप्टर। आपके मॉड्यूल में क्या किया गया है ना, सिलेबस में डिडक्शंस को पहले दे दिया है, रिबेट को इसके साथ दे दिया है, तो वो थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड मैनर में होगा। पहले अगर इस तरह से हम लोग पढ़ लेंगे तो आपको समझ लो आप सारे चैप्टर सीख जाओगे। हाँ, ये मैं नहीं बोलूंगा कि अगर आप कंप्यूटेशन सीखोगे तो डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम आपको पूरा आ जाएगा, बट आपको समझ आ जाएगी कि डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम या फ्रॉम 80C टू 80U क्या है, ये आपको पूरा प्रॉपर अच्छे से समझ आ जाएगा। और जब हम लोग अलग से इसका चैप्टर करेंगे ना, इस चैप्टर में तो ये है ही थोड़ा सा पोर्शन है, बट जब अलग से इसका चैप्टर करेंगे तो भी वो आपको समझने में क्या होगा, एकदम इजी होगा। तो आपको इस पैटर्न में आपको क्या करनी है, पढ़ाई करनी है कि पहले टोटल इनकम, उसी के अंडर में हमको क्या सीख लेना है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, देन क्लबिंग, देन उसके बाद क्या कर लेना है, डिडक्शंस फ्रॉम 80C टू 80U हम लोग कर लेंगे। देखो अब बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है ना, क्लब सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, ये वाला हम लोग अलग से भी एक चैप्टर है, ये वाला अलग से भी एक चैप्टर है, ये वाला अलग से भी एक चैप्टर है, ये अलग से एक चैप्टर है इसी के साथ है ना, ये वाला और ये वाला साथ में चैप्टर है, ये वाला अलग सा चैप्टर है, ये वाला अलग सा चैप्टर है। तो ये सारे अलग चैप्टर है और एडवांस टैक्स भी अलग चैप्टर है। बट चूंकि देखो आप अगर ऐसे पढ़ोगे आप तो एक क्वेश्चन से ना आप ये सारे चैप्टर सॉल्व कर लोगे, सिर्फ एक क्वेश्चन, ओनली वन क्वेश्चन, आप ये सारे चैप्टर सॉल्व कर लोगे, सारे चैप्टर्स का आपको क्या लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा। तो इसीलिए मैंने बोला इस तरह से आपको पैटर्न बना के पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले ये वाला टॉपिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अच्छा, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का मैं एक ओवरव्यू देते आपको चलता हूं। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का बेसिकली मीनिंग होता है कि आपके पास कुछ पैसा प्लस में है और कुछ पैसा माइनस में। फॉर एग्जाम्पल आपने एक साल इनकम जनरेट की, आपको 10 रुपया सैलरी में और 10 रुपया हाउस प्रॉपर्टी में मिला, 20 रुपया हो गया, तो आपकी टोटल इनकम कितनी हुई, 20 रुपए की। लेकिन जब आपने अपना एसेट बेचा आपको लॉस हो गया 5 रुपए का, ठीक है, तो आपका नेट इनकम कितना कैलकुलेट होगा, 15 रुपया, ये होगा ना। तो ये जो आपने माइनस किया ना, इसी को बोलते हैं सेट ऑफ करना। ये जो आपने माइनस किया है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेट ऑफ करना। और ये जो मैंने अभी वर्ड यूज किया कि प्रॉपर्टी बेचा आपने और आपने यहां पे माइनस कर दिया, रियल में प्रॉपर्टी बेचने पे यानी कैपिटल लॉसेस का जो टैक्स होता है,
कैपिटल लॉसेस की जो सेट ऑफ होती है वो उनके अपने हेड के साथ ही होती है, किसी और हेड्स के साथ नहीं होती। तो आपको यहां पे कोई राइट नहीं था ये 5 रुपया माइनस करने का एज पर इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 70 में इसका पूरा लिस्ट बना हुआ है, 70 से स्टार्ट है इसका। तो उसमें लिख दिया साफ साफ कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस को आप लोग या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम को और कैपिटल गेन के लॉस को किसी अदर हेड के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। तो आप इसको यहां से माइनस नहीं कर सकते थे, तो आप इसको क्या कर दोगे, सिंपली कैरी फॉरवर्ड कर दोगे नेक्स्ट ईयर में। अब इससे होगा क्या, नेक्स्ट ईयर में जब आपको कैपिटल गेन में फायदा होगा, उस फायदे के अगेंस्ट यानी उस पॉजिटिव इनकम के अगेंस्ट आप इस लॉस या नेगेटिव इनकम को एडजस्ट कर दो, यानी सेट ऑफ कर दो। तो ये हमारे को रूल पढ़ना है इस चैप्टर में, जो ये अलग सा जो चैप्टर है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ मतलब आपको माइनस करने का राइट है, आप माइनस कर लो। माइनस करने का राइट नहीं है तो आप नेक्स्ट ईयर में क्या कर दो, अपना अपकमिंग ईयर में क्या कर दो, आप फॉरवर्ड कर दो, कैरी फॉरवर्ड कर दो। तो ये हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। क्लबिंग में बेसिकली क्या पढ़ना है, जैसे कोई ऐसी इनकम हो, कोई ऐसी इनकम हो जो आपकी ना हो, क्या बोला मैंने, कोई ऐसी इनकम हो जो आपकी ना हो, लेकिन मान लिया जाए कि आपकी है और आपके टोटल इनकम में उसको इंक्लूड कर दिया। जैसे क्लबिंग का आपके मॉड्यूल में क्या लिखा हुआ है ना, इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन एसएससी टोटल इनकम, मतलब कि किसी और की इनकम आपके एसएससी में आ गई। अब ये कैसे आएगा, सुपर डांसर वगैरह आपने शो वगैरह देखा होगा टीवी में, जहां छोटे छोटे बच्चे परफॉर्मेंस करते हैं और वहां पे क्या होता है ना, जो बच्चे प्राइज मनी जीतते हैं, अब वो तो अंडर एज है ना, 18 से तो कम है, पैन कार्ड वगैरह तो है नहीं, तो इनकम टैक्स कैसे भरे, तो उनकी इनकम पे टैक्स तो नहीं मिलेगा ना गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविजंस बनाए हैं कि आपके चाइल्ड की इनकम को आपके पेरेंट के इनकम में ऐड कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, आपको इनकम टैक्स पेरेंट के इनकम पे तो लगने ही वाला है, तो वहां से वो टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्लबिंग में मतलब ऐसी कौन कौन सी इनकम्स है जो एसएससी के टोटल इनकम में ऐड होगी, वो उसकी है नहीं, उसके बाद भी उसकी है नहीं इनकम, बट फिर भी एसएससी के टोटल इनकम में उसको हम लोग क्या कर देंगे, क्लब कर देंगे, यानी ऐड कर देंगे। तो क्लबिंग में हमको ये पढ़ना है वो कौन कौन सी लिस्ट है। अच्छा, फिर सब करने के बाद हम लोग जोड़ घटाव करके इस तरह से क्या निकाल लेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। हालांकि जब आप सेपरेट ये वाला चैप्टर पढ़ोगे तो मे भी चांस नहीं है कि आपको सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का रूल भी इसमें डाल देगा, बट फिर भी मैंने बता दिया कि जोड़ घटाव करके, क्योंकि रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे टैक्स कैलकुलेट होता है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप देखोगे कि आपने कहां कहां पेमेंट्स की हैं, यानी गवर्नमेंट की स्कीम में या एलआईसी प्रीमियम में या मेडिकल इंश्योरेंस में, या आपको सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट मिला है क्या, या फिर आपको स्कीम में गवर्नमेंट की डोनेशन देने में, एलआईसी में क्या क्या पेमेंट आपने किया। तो वो सारी जो चीजें है ना, कहीं पेमेंट करना गवर्नमेंट की स्कीम में, या फिर मैंने जो बोला वो सारी 80C से 80U के लिस्ट के अंदर आती है। और अगर वो 80C से 80U के अंदर में लिस्ट आते, जैसे C है, ट्रिपल C है, CC, HD, डबल डी बी, ऐसे करके G भी है, फिर आपका U भी है, फिर TT, ATT, बहुत लंबी एक लिस्ट है। तो उसमें क्या करना है आपको, उस लिस्ट में अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट, पेमेंट या फिर ऐसी कोई इनकम आई है जो उस लिस्ट में आती है, तो उसका आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। यानी आपकी जो टोटल इनकम से, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे कितनी आ रही थी, 15, इसमें से अगर आपने 5 रुपया गवर्नमेंट की स्कीम में डाल दिया तो आपको 5 रुपया का और क्या मिलेगा, माफी मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगा, एज पर सेक्शन 80C to 80U की लिस्ट है। और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ये जो पूरी लिस्ट है ना, वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के चैप्टर 6A में है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के चैप्टर 6A में है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा क्या चैप्टर है, कंप्यूटेशन। ये आप माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद आपको फाइनली पता चल जाएगा कि कितनी इनकम के ऊपर आपको टैक्स पे करना है। देन हम लोग टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। तो टैक्स लायबिलिटी अब कैसे निकालेंगे सर, टैक्स लायबिलिटी के लिए आपको क्या है, तीन बातें पहले याद रखनी है। पहली बात, अगर आपको कोई लॉटरी से इनकम आ रही है तो आपको 30% लेना है। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आ रही है तो 12.5% लेना है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% लेना है। वो रेट्स हम लोग नहीं, तो अभी मैं बोल दे रहा हूं, वो हम लोग जब चैप्टर करेंगे तो समझ जाएंगे। तो आपको ऐसे करके निकालना है कि ये 3, और उसके बाद आपकी जो बची हुई इनकम होगी उसके ऊपर स्लैब रेट लगेगा। अच्छा, स्लैब रेट लगेगा कैसे, स्लैब रेट का मतलब क्या होता है, वो लिमिट होती है 2.5 लाख तक 5%, नील 2.5 से 5 लाख 5, फिर 5, वो पूरा लिस्ट होती है। और एक रेट आता है आपका 115 BSc का, 115 BSc का एक रेट आता है। 115 BSc वालों का जो रेट होता है ना, वो रेट आता है एक्चुअली 3 लाख से लेके पूरा 15 लाख तक का, वो इस स्लैब रेट है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर को तो हम लोग समझ लेंगे स्लैब रेट का मीनिंग क्या होता है। तो वहां से फिर सारे कैलकुलेशंस करने के बाद हम लोग को क्या मिल जाएगा, टैक्स लायबिलिटी का पता चल जाएगा कि आपको कितना टैक्स पे करना है। देन अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम हुई ना, या फिर आपकी इनकम
से फॉर एग्जांपल अभी नए एक्ट में 7 लाख तक हुई ना, तो जो 115 वो अलग है सीन, 115 बीसी वाला, तो आपको एक रिबेट मिल जाएगा। रिबेट मतलब माफी, छूट, कि आपको इनकम टैक्स में माफी मिल जाएगी। जैसे आपका टैक्स लायबिलिटी निकल के आया मान लो 12,000 और आपकी इनकम जो है 5 लाख से कम है, अभी ऐसे समझते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगा। कितना रिबेट मिल जाएगा आपको, जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है और 12,500 दोनों में जो कम होगा। अभी इसमें कुछ नए चेंजेस अगर आए तो उसको हम लोग अकॉर्डिंगली अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो रिबेट का मतलब सिंपली जो टैक्स आपको पे करना था उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल गया। देखो डिडक्शन का मतलब क्या हुआ, डिडक्शन मतलब आपको इनकम में डिस्काउंट मिल गया एक तरह से देखा जाए तो, और रिबेट में आपको जो टैक्स पे करना था उस टैक्स लायबिलिटी में डिस्काउंट मिल गया। इसके बाद हम लोग सेस वगैरह ऐड करके टैक्स लायबिलिटी निकाल देंगे। अब इसके बाद जब टैक्स लायबिलिटी यानी ये पता आपको चल जाएगा कि आपको सरकार को कितना टैक्स पे करना है, तब क्या होगा ना, तब आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है, अगर मान लो आपको सरकार को 50,000 रुपए का टैक्स पे करना है तो वो 10,000 से ज्यादा है ना, तो आपको एडवांस में गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ेगा। अगर मान लो उसको टैक्स पे करना होगा 8,000 रुपया, तो उसके लिए एडवांस टैक्स अप्लीकेबल ही नहीं होगा, तो उसको फिर एडवांस टैक्स भरना ही नहीं पड़ेगा, वो आराम से भरे फिर। लेकिन अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा आ जाती है तो आपको एडवांस टैक्स भरना पड़ता है 4 इंस्टॉलमेंट्स में। डेट मैं बता देता हूं कैसे कैलकुलेट होगी इंस्टॉलमेंट्स, हम लोग चैप्टर में करेंगे। 15 जून है ना, अप्रैल मई जून, राइट, अप्रैल होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग, मई जून, तो पहला डेट क्या आ गया 15 जून, याद रखना 15 जून। फिर जुलाई अगस्त सितंबर, यानी दूसरा डेट क्या आ गया 15 सितंबर। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तीसरा डेट क्या आ गया 15 दिसंबर। जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि आपका चौथा ड्यू डेट क्या आ गया 15 मार्च। 15th ऑफ मार्च, 15th ऑफ जून, 15th ऑफ सितंबर एंड 15th ऑफ दिसंबर, ये 4 हमारा क्या है ड्यू डेट्स है। बेसिकली जून से शुरू होता है, मार्च में एंड होता है। तो ये 4 इंस्टॉलमेंट में आपको क्या करना है, अपने 50,000 के टैक्स को पे करना है। कैसे कैलकुलेट होगा इंस्टॉलमेंट समझेंगे आगे। इक्वल इंस्टॉलमेंट नहीं करना है, पहले मैं बता दूं, कोई बंदा एक्स्ट्रा दिमाग लगा के बोले 50,000 डिवाइडेड बाई 4 है ना 12,500, गलत हो जाएगा। इक्वल इंस्टॉलमेंट नहीं है, वो अलग रेट्स में है, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देन हमारे को क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अगर आपने इनकम टैक्स लेट फाइल किया है, पेनल्टी के रूप में आपको 234A वो क्या होता है, जब हम लोग चैप्टर करेंगे समझ लेंगे। और प्रोविजंस ऑफ फाइलिंग रिटर्न में क्या करना है, आपको थ्योरेटिकल कंटेंट है कि पैन नंबर क्या होता है, ड्यू डेट्स ऑफ फाइलिंग रिटर्न्स क्या होती है और वगैरह वगैरह, सब हम लोग वहां पे थ्योरेटिकल कंटेंट है। तो इस तरह से टैक्सेशन देखो कैसे हम लोगों ने इंटरलिंक करके हर एक चैप्टर को समझ लिया कि हर एक चैप्टर में बेसिकली हमारे को करना क्या है। अब हम लोग जो आने वाली हमारी टैक्सेशन सीरीज है, इस सीरीज में हम लोग इसी सीक्वेंस पे को फॉलो करते हुए हम लोग एक एक करके सारा टॉपिक खत्म करते जाएंगे और सप्ली इस पेपर में लाने से बच जाएंगे। तो चलिए हमारे मिलते हैं आने वाले हमारे सारे वीडियो में। सब्सक्राइब करके जो है ना अपने पास स्टोर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि क्या हो ना आपको ये सारे टॉपिक्स का अपडेट मिलते रहे कि अब ये अपलोड हो गया, अब ये अपलोड हो गया, अब ये अपलोड हो गया ना, मिलते रहेगा। तो आप भी क्या रहोगे ना, मतलब अवेयर रहोगे कि अच्छा आ गया, अब चलो इसको खत्म करते हैं। क्योंकि इस स्ट्रक्चर में पढ़ोगे कोई आपको मतलब अच्छा मार्क्स लाने से नहीं रोक सकता, सप्ली तो आएगी ही नहीं टैक्सेशन में। और डायरेक्ट टैक्स 1 में कि अगर पढ़ाई आपको अच्छे से की होगी तो आपको थोड़ा ये पढ़ने में और भी ज्यादा आसानी होगी। अगर डायरेक्ट टैक्स 1 प्रीवियस सेमेस्टर में आप लोगों ने अपने अच्छे से फॉलो किया होगा तो इस चैप्टर को समझने में आपको हलवा है, आपके लिए समझ लो, एकदम कुछ दिक्कत होने वाली आपको नहीं है इस चैप्टर। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ हमारे आने वाले वीडियो में, किसी वीडियो में टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। थैंक यू। Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe for more updates on